बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर एक मुबैना ऑडियो की गूंज है। इस बार मुल्क के नामवर प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान ये मुबैना गुफ्तगू हुई है, जिसमें मलिक रियाज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पैगाम पहुँचा रहे हैं। वो पैगाम क्या है, आप ये सुनिए। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। इस मुबैना ऑडियो टेप पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान भी जारी हुआ। उन्होंने कहा कि इस टेप के बाद इमरान खान की मुनाफ़क़त और दोहरे मयार को इस टेप ने बेनकाब कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल बेबुनियाद कह रही है। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद और एडिट शुदा टेप है। इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई रब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये वेस्टेड ग्रुप्स इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हो जाते हैं और हुए। हबीब साहब, इस टेप पर ना तो इमरान खान की कोई तरदीद सामने आई है, ना ही मलिक रियाज जिनका जिक्र किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी से उनकी मुबैना गुफ्तगू हुई है, उनकी भी कोई तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आ रही। फिर वज़ीर आज़म हो या फिर मरियम नवाज़, हुकूमत कह लें, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा के इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। ये है ठीक है टेप या एडिट होगी? सबसे पहले तो आप इस बात पे ज़रा खुशी मनाइए और दाद दीजिए कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही हो सकता है कि कितने पेचीदा सियासी मसाइल किस किस्म के नातवा कंधों पर डाले जा रहे हैं। आप ज़रा ये तसव्वुर कीजिए कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं और साद आपस में फ़ैसला कर लें कि अब हमने मुल्क के अंदर रिकन्सिलिएशन करवानी है और हम जनाब कोशिश करेंगे कि आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ और सबको हम साथ बिठा के और उन्हें समझाएंगे कि अच्छे बच्चे बन जाओ और मुल्क की बेहतरी और फलाह के लिए काम करो। ये इतना सादा मसला है जो इस तरह कोई भी साहब जो हैं वो चाहे कितने भी मुअस्सर हों और वो कितनी भी उनकी असर पजीरी के ऊपर हम उसकी दाद दे सकें, लेकिन बात यह है कि क्या इतने पेचीदा सियासी मसाइल ऐसे होते हैं? एक दफ़ा तारीख़ में एक वाक़या बड़ा दिलचस्प मैं आपको बताऊं कि एक जो कुदरतुल्लाह शहाब जब याह्या खान साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने पाकिस्तान को फ़तह फरमाया, तो कुदरतुल्लाह शहाब से वो कुछ नाराज़ थे। तो उनके पास एक ज़माने में एक स्टैंडर्ड बैंक हुआ करता था, उसके अलवी साहब हुआ करते थे, वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि जनाब कुदरतुल्लाह शहाब साहब आप बड़े अफसर हैं, तो मैं आपके ज़रा मामला पैचअप करवा देता हूँ याह्या खान से। उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला मैं खुद निपटा लूँगा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है कि रियासती मामलात में आप जैसा शख्स जो है वो बीच में आए। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ज़ाती मामला। उन्होंने कहा किसका? आपका या मेरा? उन्होंने कहा जी आपका ज़ाती मामला। उन्होंने कहा मैं अपने ज़ाती मामले में किसी से बात नहीं करना चाहता। बात यह है कि आप ये देखिए कि फरीक कौन है। एक तरफ है इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और दूसरी तरफ है हुकूमती इत्तेहाद, ठीक है, और बीच में आप फिर उसकी दाद दीजिए, उनकी अजमत को सलाम कीजिए कि अगर पाकिस्तान में सियासी मामलात इस तरह की फ़ोन कॉल्स पे सुलझ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। नहीं, आप कह रहे हैं जाली होगी, नतीजे में मुबैना होगी? नहीं, बस अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर उसके नतीजे में जो जैसा पाकिस्तान है वैसा है कि अगर यहाँ पर लोगों ने इस तरह कॉल्स करनी है, अगर मैं इसको दुरुस्त मान लूँ, तो एक दफ़ा एक साहब जो थे ना वो नवाज़ शरीफ साहब के पास गए। नवाज़ शरीफ साहब का भी आपको पता है 2016-17 में उनके पास गए एक साहब, उन्होंने कहा जी कि मुझे किसी ने कहा है कि मैं आपके पास जाऊं और आपसे इस्तीफ़ा ले लूं, लेकिन जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने बेगम से पूछा अपनी, तो बेगम ने मुझे कहा कि तुसी ना ए काम ना करना। तो कहते जब उन्होंने आके नवाज शरीफ साहब को ये वाक़या सुनाया, उन्होंने उन साहब को कहा कि तुहाडी बेगम सियाणी सी आप किस काम आ गए। सही बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में हर
آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا اس کا ہے بھی کہ نہیں. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ جناب آئندہ سے میں جہاز بنا کے اڑایا کروں گا تو پھر میری جگہ کہیں اور ہے. کام کرنے والے کو نہیں پتا کہ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یا ساتھ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہ اس شخص کو اس کے تعلقات کو یوٹیلائز کر رہا ہو. ایک ہو سکتا ہے ایسا کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہو. چھوٹی سی ایک اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے بعض اوقات نا جیسے اگر میں کہوں نا کہ میں جناب امریکہ اور یوکرین کے درمیان معاملات سیٹل، امریکہ اور روس کے درمیان معاملات سیٹل کروانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے پوٹن بھی میرے دوست ہوں، ہو سکتا ہے جو بائیڈن بھی میرے دوست ہوں، ہو سکتا ہے میری ایکسس بھی ہو ان پہ، لیکن میں بات کروں گا نا تو لوگ ہنسیں گے. صحیح. اس آڈیو ٹیپ کو لے کر آپ کو ساتھ صاحب کیا لگتا ہے؟ نون لیگ جو کہہ رہی ہے وہ بات سچ ہے؟ واقعی میں معاملات اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ سابق وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی پیچ اپ ہونا چاہیے، اسی لیے ملک ریاض صاحب کو میسج پر میسجز ان کے آ رہے ہیں. اس کا کوئی سیاسی فائدہ یا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو؟ دیکھیے مجھے تو اس آڈیو لیک کا مجھے تو اس ساری آڈیو لیک والی کہانی کا سمجھ نہیں آیا. میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، کیا ماضی میں ملک ریاض صاحب کے تھرو کچھ پولیٹیکل ڈیلز ہوئیں؟ تو حبیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب لوگ سننے والے بھی باشعور ہیں، تو ملک ریاض صاحب کا رول پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں بڑا گہرا رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی رہا ہے. ہم نے ہمارے چینل کے اوپر ہی کچھ ایک دفعہ انٹرویو آیا تھا جس میں ملک ریاض صاحب نے کہا کہ حمزہ شہباز بھی میرے بیٹے کی طرح ہے اور بلاول بھی بیٹے کی طرح ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ملک ریاض صاحب کا دیگر باثر اور ہم بھی ان کے بھائیوں کی طرح، ہم بھی بھائیوں کی طرح ملک ریاض صاحب کا دیگر باثر لوگوں کی طرح ملک کے اندر تعلقات ہیں، ملک کے اندر کنیکٹیوٹی ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے بالفرض آصف علی زرداری سے بات کرنی ہو، عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر تو کم از کم 40 ایسے بندے ہیں جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ابھی آپ جن کا شارٹ سنوایا، شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس 50 ایسے طریقے ہیں آصف علی زرداری صاحب تک بات پہنچانے کے. فواد چودھری صاحب کے پاس ہیں، دیگر بہت سے لوگ. ملک ریاض صاحب ہی کیوں؟ ملک ریاض صاحب سے آپ نے کیوں بات کرنی تھی؟ پارٹی کے اندر بات کر لیتے. اچھا اگر مفروضے کے اوپر یہ مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب نے واقعی ملک ریاض صاحب سے کہا کہ آپ میری آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ پیچ اپ کروا دیں، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اور وہ کروا بھی سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، نہیں کروا سکتے تو اور بات ہے نا، وہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو. لیکن لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ ہم اسی پروگرام پہ سیاست میں با اثر اس ملک کے عہدے داران یہ بات کرتے رہے ہیں، ہم سب کرتے رہے ہیں کہ سیاست کے اندر کچھ تھوڑی سی نرمی آنی چاہیے، کچھ لوگوں کو بیٹھ کے کچھ باتوں کو سیٹل کرنا چاہیے. اتنا اگر یہ بات عمران خان صاحب نے کسی لیٹس سے کہ حبیب صاحب کے ساتھ کی ہو، میرے ساتھ کی ہو، عمران خان صاحب مجھے کہیں کہ آپ ایسے کریں کہ میری نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے پیچ اپ کروا دیں، اور میں کال کر کے تو نواز شریف صاحب کو، جو کہ میرا کوئی ایکسس نہیں ہے کسی بھی طرف، لیکن نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب سے کہوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیچ اپ کروا دیں، اور وہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر غلط کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر بھائی اس سے پہلے جو ہمیں فون کالز ریسیو ہوئیں وہ فون کالز یہ تھیں کہ فلانے چینل کو اشتہار نہیں دینا اور فلانے کی ٹبری ٹائٹ کر دیں. مریم نواز کے حوالے سے بھی کچھ وہ مریم نواز صاحبہ کی جو کالز تھیں وہ قانونی غیر قانونی کے اندر فال کرتی ہیں کہ ریاست کا پیسہ استعمال کر کے کس چینل کو رام کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. آج بھی کچھ ایسی کالز کی ساتھ کچھ ایسی خبریں ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. بات اگر میں پوری کر سکوں کہ ان کالز کے اندر بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا ریاست کے اور سیاست کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور لیگل انلیگل کام، غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو فیور کریں گے، لیگلی اس کو نہیں کریں گے. اس کال کے اندر کون سی انلیگل بات ہے؟ اگر دو سیاستدان، لیٹس امیجن کہ صبح اگر نواز شریف صاحب کہیں کہ میرا عمران خان کے ساتھ پیچ اپ کروا دو، جی کسی شخص کو آپ کو کہیں، تو کوئی غیر قانونی بات ہوئی ہے یا کوئی بات غیر قانونی تو نہیں ہے ساتھ، لیکن یہ پتہ ہے کس کو کہا جائے اور کون یہ کر سکتا ہے. جو ہے وہ اخلاقیات کے اس میں بھی آ جاتے ہیں. بہرحال حبیب صاحب مریم نواز کے حوالے سے بھی آج بھی کچھ ایسی، پتہ نہیں اب یہ ٹھیک ہے، اس میں کتنی صداقت ہے کتنی غلط ہے، کچھ ایسی آڈیو جو ہے وہ اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، ان کے ہاتھ نہ باندھے جائیں اس حوالے سے. بہرحال آگے چلتے ہیں، بس آپ کے علم میں لانا تھا، آپ کو شاید پہلے سے بھی معلوم ہو گئی. وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آج چارسدہ میں کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. آج خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ہم پھر سے آ رہے ہیں اسلام آباد، ایک ایک چیز کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں.
मैं सारे अब अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं जो अब हम निकलेंगे, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी। पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए पुरअमन एहतजाज करने का। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। हमने अब सब देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टेयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर जो मुजरिम है जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया। एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तो इस बार तहरीक इंसाफ किस तैयारी के साथ आ रही है, इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, बताइएगा पिछली बार डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपने जिस अंदाज से लाहौर से निकलने की कोशिश की, 25 मई को तहरीकें भी चलती रहती हैं, हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी, और सब कुछ होता रहता है, लेकिन आपने जिस तरीके से मुकाबला किया वो तो बहरहाल एक काबिल तारीफ़ है, और आपकी पार्टी तो कम अज़ कम आपकी बड़ी तारीफ़ कर रही है और हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। अब ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि बाकी लोग तो लड़े नहीं आपकी तरह, जो लड़े ज़ाहिर है हम सबको पता है, जो नहीं लड़े वो ज़्यादा लोगों को पता है। अब आप उन लोगों को कैसे तैयार कर लेंगी कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े? मेरा ख्याल है अभी अकरम साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक तो जो वो ये तासुर दिया जाता था कि हम शायद कोई मम्मी डैडी पार्टी हैं और मुकाबला नहीं कर सकते और हमारे पे ये टेयर गैस फेंकते रहेंगे, हमें मारते पीटते रहेंगे, तो शायद हम, मैं, आप यकीन जानिए, आप बाकी बातें सारी छोड़िए, मैं खराज तहसीन उन बच्चों को, उन कारकुनों को देना चाहती हूँ जो मेरे साथ मुसलसल, यानी हम 8 घंटे खड़े होके मार खाते रहे। तो एक तो ये बात पक्की हो गई है कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमारी पार्टी, अब लोगों को पता चल जाना चाहिए, ये हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। वी आर नॉट वरीड अबाउट, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बर्बरियत हुई और जिस तरीके से जुल्म किया गया और जिस तरीके से आपको पता है टेयर गैसिंग की गई, और मैं आपको यकीनन बताना चाहती हूँ, मेरा ख्याल है एक खातून ने एक वीडियो में भी दिखाया था कि खास किस्म के शेल्स इस्तेमाल होते हैं जो टेररिस्ट के खिलाफ होते हैं, वो शेल्स टेयर गैस के इस्तेमाल हुए। अब आप मुझे बताएं क्या इन्होंने अच्छा काम किया? डॉक्टर साहब, ये बात ठीक है, लेकिन जो ऑनस है ना, जो वेट है, वो पंजाब के ऊपर आ रहा है। क्या पंजाब में आप वो तहर्रुक पैदा कर सकेंगी जो आइंदा आने वाले दिनों में आप अगर धरना देना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें आप अपने लोगों को मोबिलाइज कर सकें? इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन जाने, मेरे लोगों ने फोन कर करके मुझे कि मैडम अब हमने कब जाना है, कोई बंदा ना नहीं कर रहा, एवरीबडी वांट्स टू कम। इम्पोर्टेंट चीज देखें, खान साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। हमको खुदा ना खास्ता तसादुम नहीं करना चाहते, हम अमन पसंद पार्टी हैं, हम बिल्कुल किसी किस्म का इंतशार नहीं फैलाना चाहते। खुदा ना खास्ता तसादुम जब लोगों और पुलिस के दरमियान में होता है। डॉक्टर साहब, हुकूमत कह रही है कि आप आए तो सही, मतलब वो राना सनाउल्लाह साहब का बयान चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो माजरत, ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ बात कर रहे हैं कि हम पूरी तैयारी करके आएंगे, आपकी पार्टी को ऑलरेडी पता है कि राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पे इंचार्ज होंगे, उनको मॉडल टाउन में भी देख लिया, उनको 25 मई को भी देख लिया। आपकी क्या तैयारी होगी? क्या आप कोई रिएक्टिव फोर्स तैयार करेंगे, कोई डिफेंस का कोई अपना कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे? वो क्या तैयारी होगी जो राना सनाउल्लाह साहब जैसे शख्स को पूरी पड़ेगी? रसूल साहब, इंशाल्लाह अब तो हम कफन बांध के सर पे निकलेंगे। अच्छा। ये मैं आपको अपने जज्बात की बात कर रही हूँ। मैं इस वक्त ये जो सारी फाइट कर रही हूँ और ये जो सारी हमारी जदोजहद है, ये मेरी अपनी अगली जनरेशंस के लिए। मैं नहीं चाहती कि इस ऐसे पाकिस्तान पे उनको छोड़ के जाऊं जहाँ चोर चक्के जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हों हुकूमत के अंदर। मैं अपनी, अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह फिक्र ना करें कुर्बानी। यास्मीन राशिद साहिबा, लेकिन आपके लीडर इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि कोई खून खराबा ना हो, यही वजह थी कि वो उस दिन भी उठकर आ गए थे। यही बात मैं कहने चाह रही हूँ कि एक समझदार लीडर है, इसको आप जितना बुरा कहना चाहते हैं, जो मर्जी कहना चाहते हैं, ही टुक अ गुड डिसीजन दैट डे। क्योंकि जब तसादुम होता है तो ये थोड़ी है कि सिर्फ क्या कहते हैं, जो लोग आए हुए होते हैं उनमें कोई शहादतें होती हैं, दूसरी तरफ भी हो रही होती हैं। यानी पुलिस वाले, हमें कितना, मुझे तो इतना शदीद दुख हुआ, वो जो कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए,
وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں اس کو ہمیں نہیں ہونے دینا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کو خوف اور خطرہ نہیں ہے ہمارا, اب جس طرح انہوں نے بات اسٹیٹمنٹس دی, وہ جو پی وی مریم ہے بار بار کھڑے ہو کے کہتی ہیں 25,000 بندہ بھی نہیں ہے, پھر آپ یہ کریے رکاوٹیں نکال دیجئے. آپ یہ جو ہمارے پہ آپ نے ہر قسم کا حملہ کروایا, ہمیں مارا پیٹا گھسیٹا, وہ ختم کر دیجئے. آپ خود ہی پھر گنتی کر لیجئے گا 4-5 اینکے لگا کے کہ کتنے لوگ آئیں گے. یاسمین راشد صاحبہ, اس بار بھی حکومت کے ارادے آپ کو حبیب صاحب نے بھی بتا دیے رانا ثناءاللہ کے الفاظ میں کہ کیا حکومت آپ لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہی ہے, کیونکہ پہلی کہہ چکی حکومت کہ آپ لوگ 6 صدیاں بھی لگا دیں تو آپ کی کوئی تیاری نہیں ہو سکتی. یہ بتائیں, عدالت میں آپ لوگ کل پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں, وہ فیصلہ جو آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے توقعات کے مطابق نہیں آتا تو بھی آپ لوگ اسلام آباد جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ, اس کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ, میرا خیال ہے آپ نوعمر ترین کارکن بھی رہی ہیں مختلف تحریکوں میں. آپ کے خیال میں جب اس طرح جلوس نکالنے ہوں, جب اس طرح تحریک چلانی ہو, تو کیا عدالتوں کے کندھے کی ضرورت پڑتی؟ جی بالکل. میں وجہ یہ بتاؤں, واٹ ایور اٹ از, ایک بات پکی ہے, سو موٹو ایکشن آپ رات 12 بجے آ کے کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس وقت کانسٹیٹیوشن خطرے میں نہیں ہے, اس وقت ہمارے اوپر جو گزری ہو رہی ہے اس کو آئی ایم شیور کورٹ نوٹ ہیز سین واٹ از ہیپننگ. ہمارا حق بنتا ہے ہم جائیں کورٹ کے پاس. کل ہمیں یہ گلا نہ رہے کہ ہم نے لیگل سٹیپس نہیں لیے, یہ نہ گلا رہ جائے نا ہمارے سے کہ ہم نے لیگل سٹیپس نہیں لیے. ہم کورٹ کے پاس جائیں گے, ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں پرامن معاش کی, آپ گارنٹی دے دیجئے کہ یہ ہمارے پہ یہ ظلم ہے. باقی یہ ہے کہ خدا نہ خاصا ایسی کوئی بات نہیں تو کیا ہم نے نہ کر دی ہے. اگر آپ لوگوں کو گارنٹی نہیں ملتی تو ہم پھر بھی آئیں گے, وہ تو خان صاحب نے آلریڈی پھر بھی آپ آئیں گے. بہت شکریہ. پھر بھی آئیں گے. یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. حبیب صاحب ساتھ صاحب آپ لوگوں نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گارنٹی ہمیں نہیں ملتی تو ہم پھر بھی آئیں گے. صورتحال ایک بات ہوں, میں نے بہت ساری تحریکیں دیکھی ہیں, میں اگر 2 افراد کا غیر معمولی طور پہ قائل ہوا ہوں نا, ایک تو ڈاکٹر صاحبہ کا قائل ہوں, جس طرح انہوں نے بالکل راستہ بنایا, اور اپنا میں دوسرا, آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے حیرت ہوگی وہ نام سن کے, دوسرا اگر میں کسی کی سیاسی جد و جہد کا قائل ہوں تو وہ رانا ثناءاللہ. میں نے رانا ثناءاللہ کو اپنی آنکھوں سے ڈٹے ہوئے بھی دیکھا ہے, گاڑیوں میں ڈالے جاتے بھی دیکھا ہے, گاڑیوں سے پھینکتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور ان کی حالت بھی میں نے بری دیکھی. اور اب میں آپ کو بتاؤں, رانا ثناءاللہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں. بات یہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رانا ثناءاللہ صاحب ایک پولیٹیکل کارکن, جس کو اپنی پولیٹیکل کارکن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے, پورا پاکستان اس کا گواہ ہے, آخر ایک پولیٹیکل تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو تباہ کرنے کے لیے اس حد تک کیوں جا رہے ہیں, میری یہ سمجھ سے باہر ہے. جی ساتھ صاحب, تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا ہے وہ لازمی جائیں گے اگر ان کے توقعات کے مطابق نہیں بھی آتا. میری اور حبیب صاحب کی اس پہ آن ایئر بھی کچھ گفتگو ہوتی رہی, آف ایئر بھی گفتگو ہوتی رہی, اور حبیب صاحب نے ہمیشہ یہ جو بات ابھی انہوں نے کی اسی طرح کی کہ رانا ثناءاللہ صاحب ایک گراس روٹس پولیٹیکل کارکن ہیں جن کی پالیٹکس کے اندر بڑی ایکسپیرینس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے جب اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں. جہاں پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے, اور میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پچھلے چند ایک سال کے اندر, حبیب صاحب شاید اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن پچھلے چند ایک سال کے اندر خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن پیریڈ سے آن ورڈز, یہ جو مشرف صاحب کے بعد کا جو پیریڈ پچھلے 10 سال کا ہے, اس کے اندر رانا ثناءاللہ صاحب نے وہ جو بھی ایک پردہ ہوتا ہے جب آپ نے خود ٹیئر گیسنگ اور شیلنگ کھائی ہو کہ یار اس سے آگے اگر جائیں گے تو اگلے کے اوپر وہ بیتے گی کہ دل سے نکلتی ہوئی بد دعائیں کوئی اس طرح کی نہیں لے سکتا, اس پردے کو چاک کر دیا ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب کس لیول تک جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر ان کے تابع پاکستان کی افواج ہو تو وہ ٹینک بھی چلا دیں گے. بہرحال حکومت کے عزائم بھی آپ کے سامنے ہیں اور تحریک انصاف کے بھی. اس کے ساتھ ہی بریک کے جانب بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक बिल हुकूमत ने दोनों ऐवानों से पास करवा लिया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीन लिया है। लेकिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस हवाले से कहते हैं कि तरीक़ेकार को तब्दील किया गया है, लेकिन हक नहीं छीना गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। एतराज़ इस बात पे था कि 2017 का इंतखाबी एक्ट जो है वो मुतारफ कराया गया और उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के वोट को वहां से कास्ट करने के इंतजामात करेगा। मुतहदा अपोजिशन ने इन तजावीज़ की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक होलिस्टिक कमेटी बनाई जाए, जिस तरह 2017 में बनाई गई थी। पीटीआई गवर्नमेंट ने ये बात ना सुनी और उन्होंने कौमी असम्बली में 23 बिलों के दरमियान ये बिल रख के आधे घंटे में रूल्स को सस्पेंड करते हुए, प्रोसीजर्स को बुलडोज करते हुए ये कानून साजी मंजूर की। 6-7 माह के या 8 माह के अंदर या साल के अंदर अंदर इंतखाबात अगर चाहते हैं तो वो ई वोटिंग मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग के जरिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें टाइम चाहिए। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जो कानून चेंज किया ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट ना देने का, ये हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। ये पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आप ये कर ही नहीं सकते। इस तरह का आप बैठ के जी औरतों को नहीं हम वोट देते, आप कह सकते हैं हम औरतों को नहीं वोट दे सकते, असेंबली बिल पास कर देती है। ये बिल्कुल गलत है, उनका फंडामेंटल राइट है। कभी उसके खिलाफ लेजिस्लेशन भी नहीं कोई कर सकता। ये मुल्क चले ही ना अगर वो पैसे ना भेजें। सारा मुल्क चल रहा है, अगर वो 31 अरब डॉलर ना आता, अब IMF और सारी इमदाद एक तरफ कर लें तो वो को 5% भी नहीं बनती जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजा है। तो ये हमने बार बार इनको कमेटीज पे दावत दी, हम 1 साल ये सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर। उसके बाद आखिर में हमने ये जॉइंट सेशन बना के ये पास किए थे। अब ये फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, जो कि चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वोटिंग का हिस्सा वो भी बने, ये जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ इंग्लैंड से हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स अजहर जावेद मौजूद हैं। अजहर जो खुद भी एक वोटर है। बिल्कुल अजहर, यहाँ पर बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकीम हैं। इस फैसले के बाद अब उनके क्या जज्बात हैं? बहुत शुक्रिया। जज्बात उनके कोई इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बहरहाल एक चीज से महरूम किया गया है। वोटिंग राइट की जो भी सिचुएशन थी, जिस तरह भी बनाना था, जो पीटीआई की पिछली हुकूमत है उसने लेजिस्लेशन के जरिए ये वोटिंग राइट दिया था, तो एक अच्छी बात थी। अगर इसमें PMLN या ये इत्तेहादी गवर्नमेंट चाहती थी कि इसमें कोई चेंजिंग की जाए, तो उसको भी सामने रख के और पूरे एक तरीकाकार के साथ करते हैं। लेकिन अजहर ये बात कही जाती है कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो अब ई वोट नहीं कर सकेंगे, अपनी जगह बैठ के वोट नहीं दे सकेंगे, वो पाकिस्तान आना पड़ेगा। वोट का हक तो कायम है, लेकिन ये बताइए कि जो एक बात चल रही है ऑल्टरनेटिव के तौर पे कि हम कोई आपके नुमाइंदे अलग से बैरून मुल्क नुमाइंदे हों, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बात मेरी साहबदार साहब से लास्ट वीक भी मुलाकात हुई, तो मैंने बतौर वोटर उनसे प्रोटेस्ट ही कह लेंगे, मैंने उन्हें कहा कि अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो वो पहले भी ये बात करते रहे, आज से 10 साल पहले भी जब एक दफा आए थे तो उनसे बात हुई थी, वो ये कहते हैं हम 7 या 10 नशिस्तें कौमी असम्बली के लिए देना चाहते हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में हो, वोटर्स के तनासब के हिसाब से हो, कि अगर एक सीट अगर सपोज बनती है यूके में, 2 सीटें बनती हैं USA में, इसी तरह मिडल ईस्ट में बनती हैं, तो तनासब के लिहाज से 7 से 10 सीटें जो है मुस्लिम लीग। आपने ये मुझे बात बता के ना इसहाक डार साहब के बारे में मेरी राय मजीद ख़राब कर दी है। इसका मतलब यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या दुनिया की पॉलिटिक्स क्या है। इसका मतलब यह है कि हमारी कौमी असम्बली में ना आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें हैं, ना उसकी नशिस्तें हैं गिलगित बल्तिस्तान की, इटली की है। अच्छा, और वहाँ से हम इटली की नशिस्तें डाल लेंगे और वहाँ से इंग्लैंड की नशिस्तें डाल लेंगे। सुभान अल्लाह। उन्हें कहिएगा, उन्हें कोई किताब पेश कीजिएगा बुनियादी सियासियात की, बड़ी अच्छी अच्छी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। वो आप आपके पास आएंगे दोबारा, या पहले भी रहे तो हम तो ठीक है अजहर, चलिए फिर मैं खुद ही पेश करूंगा। इंग्लैंड के हवाले से तो आपने बता दिया कि यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी कुछ खुश नहीं है इस फैसले से। अमेरिका में क्या सोच रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ मुआविज असद सिद्दीकी मौजूद हैं। मुआविज, यहाँ बताइएगा पाकिस्तानी कितने मायूस हुए हुकूमत के इस फैसले से? बड़े मायूस हुए, क्योंकि यहाँ कुछ तंजीमें थी
जिन्होंने बाकायदा मुहिम चलाई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक में, और इसके नतीजे में जो है वो ये हक दिया गया था। और जाहिर बात है कि यहाँ अभी जो बधाई यही नजर आता है, और सामने की बात ये है कि बहुत बड़ी अक्सरियत है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो तहरीक इंसाफ के साथ है। इसकी जो मसला सब जो बात यही हो रही थी कि इसके प्रैक्टिकल किस तरह ये होगा, किस तरह हल्कों के वोट यहाँ से पड़ेंगे। बात भी दी आ रही थी कि क्या कॉन्सुलेट में मामला आएंगे या फिर यहाँ से की वोटिंग होगी, जिसमें धांधली के बड़े चांसेस हैं। ये सवाल तो उठ रहे थे, और एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने यह बिल करवा दिया था, लेकिन इसकी अभी कोई अमली शक्ल सामने नजर अब तक नहीं आई थी, ना कोई गाइडलाइन मिली थी। मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई तो इसको चैलेंज करने जा रही है, क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक चली थी। क्या ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं जो हमारी अदालतों से रुजू करना चाहते हैं अपने हक को वापस लेने के लिए? ये मुमकिन है। यहाँ बात हुई जो पीटीआई के सरकार से, इसमें पीटीआई सबसे ज्यादा एक्टिव है। देखें, अभी कंफ्यूजन पीटीआई इसके लिए भरपूर साथ दे रही है कि अगर अभी वोटिंग हो तो बहुत बड़ी मतलब एक बहुत जो है मार्जिन के साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानी में जीतेंगे। तो दूसरी तरफ जो खुद जो दूसरे हल्कों में कंफ्यूजन है, सिर्फ एक हफ्ते पहले ही मैंने बिलावल जरदारी से जब ये सवाल किया कि आपके वालिद ने तो उनको गुमराह कहा, और दूसरे ये कि आपने वोट भी हक आपका छीना जा रहा है, उनका जी उन्होंने बिल्कुल एक अजीब सा जवाब दिया कि जी हम तो इनके वोट के हक के कायल हैं, जैसे बात अभी की जा रही है उस पर। लेकिन सवाल वाजे कोई चीज नहीं की, जबकि पीटीआई इस पर वाजे है कि यहाँ हल्का बंदी हो, लेकिन सिलसिला जो सिर्फ यही जो है अब इसके प्रैक्टिकल किस तरह हो, और ये बात नजर आती है कि क्या कॉन्सिक्वेंसी है। एक मामूली छोटा तबका ये भी कहता है कि अगर हम ये सियासत यहाँ ले आए तो यहाँ भी वैसे ही लड़ाइयाँ होंगी जैसे हल्कों में होती है। एक मामूली तबका इस बात को कहता है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो डुअल नेशनल हैं उनको वोट देने का हक न दिया जाए, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत जो है वो ये कहती है कि हमें वोट हक दिया जाए, जिससे बहुत अपसेट बड़ी अक्सरियत आप कह रहे हैं कि चाहती है कि उन्हें वोट का हक दिया जाए। मुआविज, यूरोप का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर भी बरतानिया के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। इटली से सहाफ़ी आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा यहाँ पर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी अब हुकूमती इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मायूस हैं या फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान आकर ही वोट देना पड़े तो देंगे? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वोट का हक ओवरसीज अलायंस फोरम यूरोप और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक दिया गया था, जिसका बाद में तहरीक इंसाफ भी हिस्सा बनी थी। तो ये 75 साल बाद पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक उम्मीद लगी थी, और वो अब उम्मीद छिन जाने के बाद उनमें तशवीश और गुस्सा पाया जाता है, इसलिए कि दुनिया के हर मुहज़्ज़ब जमहूरी मुल्क में अपने तारकीन वतन को यह हक दिया जाता है। क्या वो वापस सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा ओवरसीज अलायंस फोरम यूरोप जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बिल्कुल जाने के लिए वो क्लास से बात हो रही है, और हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यूरोप के जो लोग हैं पाकिस्तानी, ज़ाहिर है उनमें तफरीक है, कुछ कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मखसूस हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वोटिंग तो 2-2, 4-4 वोट होंगे फी हलके में? जी ऐसा ही है, 2-2, 4-4 तो नहीं होंगे। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद है, और उनकी जो बड़ी अक्सरियत है वो उनका उसका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी और फैसलाबाद डिवीजन से। तो 2-2, 4-4 नहीं है, उनकी तादाद सेंट्रल पंजाब में हजारों में मौजूद है। अच्छा, तब आम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहा है? ओवरसीज पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि जिस तरह बाकी बुनियादी इंसानी हकूक हैं, सेहत, तालीम, इंसाफ, इसी तरह वोट का हक भी हमारा बुनियादी हक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पटवारी से लेकर अदालतों तक और बल्दियाती इदारों से लेकर कौमी असेंबली, सेनेट तक हर जगह ओवरसीज से मुताल्लिक फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा, वजारत दाखिला बराह रास्त हमसे मुंसलिक है, और दूसरा ओवरसीज की मिनिस्ट्री मौजूद। जब हम ओवरसीज से मुताल्लिक, तारकीन वतन से मुताल्लिक फैसले किए जाते हैं तो उसमें हमारी राय भी शामिल होना जरूरी है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز اظہر جاوید، معاوض اسد صدیقی اور صحافی آفتاب احمد اٹلی سے موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. حبیب صاحب کوئکلی بتائیے گا، پروگرام کے اختتام کا وقت آ گیا ہے. اوورسیز پاکستانی بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس پہ مزید ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے. یہ اتنا سادہ فیصلہ نہیں کہ ایک نشست میں کر لیا جائے یا ایک وقت پہ کر لیا جائے، لیکن جہاں ٹیکنالوجی ہے میرا خیال ہے کہ اب وہاں پہ حق کوئی قانونی چارہ جو بھی کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستان. بالکل، وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اپنے میٹر کو لے کے، اور مقصد یہ ہے کہ رائٹ دیا جائے لیکن وہ رائٹ کا ایکسرسائز کرنا اتنا مشکل نہ ہو. اگر آپ رائٹ کو اتنا مشکل کر دیں گے ایکسرسائز کرنا کہ پہلے ایک شخص ٹکٹ لے کے پاکستان آئے، پھر وہ نادرا کے پاس جائے، وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کو الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹر کرے، وہ حلقہ بندیاں اپنی چیک کرے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ یہ سارے کام کیسے کرے گا؟ اگر اتنا مشکل کر دیں گے رائٹ کو کرنا تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے وہ رائٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. کام کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.